नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपके लिए कराने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर। एमए पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। साथियों हमने भारतीय धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र करा रहे थे, जिसमें हमने धर्मशास्त्र के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने उसकी वीडियो बना दी है। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको धर्मशास्त्र से वीडियो देखने को मिल जाएंगी। और साथियों आज हम अर्थशास्त्र की 2 क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे। अर्थशास्त्र में 2 क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे जो परीक्षा में साथियों एक क्वेश्चन उसमें से निश्चित आना ही है। ये आपका धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में से 2 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन में साथियों आपको एक क्वेश्चन करना पड़ता है, यानी जो इसका सिलेबस है 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 5 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं। 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से साथियों 5 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं। तो 5 में से साथियों आपको एक क्वेश्चन इसमें से इम्पोर्टेंट देखने को मिल जाएगा। तो साथियों बने रहें वीडियो के अंत तक। यदि आप साथियों हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एमए पॉलिटिकल साइंस से जैसी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है हम अपने यूट्यूब के माध्यम से सबसे पहले पहुंचाते हैं। चलिए साथियों बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसके? धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में से अर्थशास्त्र में फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और साथियों आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें और इसकी पीडीएफ प्राप्त कर लें। और साथियों जो प्रीवियस ईयर का 2022 का पेपर है वो हमने अपलोड कर दिया है, उसमें देख लें आपके किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और पेपर का तरीका होता है, किस तरीके का पेपर आता है और हमें कितने क्वेश्चन करने पड़ते हैं। और साथियों आप उस वीडियो को देख लें, उसमें हमने पूरा ही संपूर्ण वीडियो में पूरा बता रखा है, पूरा समझा रखा है कि हाँ किस तरीके से पेपर आता है और किस तरीके से हमें क्वेश्चन करने पड़ते हैं। और साथियों इसमें बताएंगे आपको। चलिए साथियों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो साथियों बुक का प्रश्न है वो छठा है, जो उसका क्रम है छठा है, लेकिन जो हमारा वीडियो का क्रम है वो है पहला, यानी फर्स्ट क्वेश्चन है। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साथियों चलिए देखते हैं इसका उत्तर में साथियों सबसे पहले कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र, ये आपको ब्लैक डॉट से इसकी हेडिंग डालनी है। साथियों हम आपको बता रहे हैं कि हम आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं और साथियों आप हेडिंग को इम्पोर्टेंट समझें, हेडिंग को आप याद करें, हेडिंग को याद कर लें। साथियों ज़्यादातर हेडिंग के आपके लिए नंबर मिलते हैं। हम आपको फिर बार बार कहते हैं कि आप हेडिंग को जिस भी क्वेश्चन को पढ़ें उसका उत्तर करें तो सबसे पहले आप उसकी हेडिंग पर ध्यान दें। हमको हेडिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए देखते हैं आगे को। यह ग्रंथ प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र की आधारशिला है। इसमें सभी विषयों का पूर्ण विवेचन किया गया है। पूर्व आचार्यों के मतों पर विचारक अपने मत स्थिर किए गए हैं। यह ग्रंथ धर्मशास्त्र की विचारधारा से प्रभावित नहीं हुआ है। अर्थशास्त्र के ग्रंथों में राजधर्म केवल एक खंड होता है। अर्थशास्त्र में राजा का वेद, तत्व ज्ञान इत्यादि विषयों का अध्ययन करने को कहा है, किंतु ग्रंथ का एकमेव विषय राज्यशास्त्र है। उसमें आचार एवं प्रायश्चित का विचार भी नहीं किया। प्रथम विभाग में निरपतंत्र से संबंध विषयों का विचार है। दूसरे विभाग में अनेक अधिकारियों के कर्तव्य, क्षेत्र और अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगले 2 विभागों में दीवानी तथा फौजदारी कानून, दाय विभाग तथा रस्म रिवाजों का विवेचन है। 5वें विभाग में राजा के अनुचरों के कर्तव्यों का वर्णन है। 6ठे में राज्य की सप्त प्रकृतियों के स्वरूप और कर्तव्यों का विधान है। शेष 9 विभागों में परराष्ट्र नीति विभाग, राजाओं से संबंध, उनके पराभूत करने के उपाय, संधि विग्रह के उपयुक्त अवसर, युद्ध चलाने के तरीके, शत्रुओं, चलिए साथियों आगे देखते हैं, शत्रुओं में फूट डालने के उपाय आदि का वर्णन है। अर्थशास्त्र का उद्देश्य शासन कार्य में राजा को मार्ग निर्देशन करना था। शासन व्यवस्था के मूल सिद्धांतों का दार्शनिक विवेचन उसमें नहीं मिलता है। शासन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाना ही इसका उद्देश्य था और
युद्ध एवं शांति काल में शासन तंत्र का क्या वास्तविक शासन काल में तंत्र का क्या स्वरूप और कार्य होना चाहिए। इसका विस्तृत वर्णन अर्थशास्त्र में है। वह वाद के ग्रंथों में शुक्र नीति के अतिरिक्त नहीं मिलता। साल्टोरे ने लिखा है कि प्राचीन भारत की राजनीति विचारधारा में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। डॉक्टर बोनी प्रसाद के शब्दों में एक प्रशासकीय संगठन की योजना के रूप में अर्थशास्त्र श्रेष्ठ ग्रंथ भारतीय साहित्य में नहीं है। वह अपने नियमों के विस्तार में पूर्ण है, वर्णन में व्यापक। यह हिंदू प्रशासकीय सिद्धांत का एक वक्तव्य है और यह कोई भी वांछनीय चीज नहीं छोड़ता। कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचना काल के बारे में मतभेद है। श्याम शास्त्री, गणपति शास्त्री, स्मिथ, फ्लीट और जायसवाल के मत से यह चंद्रगुप्त के प्रख्यात मंत्री कौटिल्य की कृति है, परंतु विटरल, जालिकीथ और देवदत्त भंडाकर का मत है कि प्रस्तुत ग्रंथ बहुत बाद में ईस्वी सन की शुरू की कुछ शताब्दियों में लिखा गया है। दोनों में से किसी की पुष्टि में प्रमाणिकता साक्ष्य नहीं मिलते और बाद में ग्रंथ में, चलिए साथियों आगे देखते हैं, बाद में ग्रंथ में थोड़ी बहुत जोड़ जाड़ होने के कारण इसके रचना काल की समस्या और भी उलझ गई है। प्रोफेसर अल्तेकर ने लिखा है कि अर्थशास्त्र के भाग 11 के अध्याय 1 में मद्र, कंबोज, लिच्छवी एवं मल्ल गणतंत्रों का उल्लेख आया है। मौर्य काल के प्रारंभ में ये सब गणतंत्र अस्तित्व में थे, इसलिए अर्थशास्त्र को मौर्य युग का ग्रंथ मानना उचित होगा। क्या कह रहा था साथियों? इसलिए अर्थशास्त्र को मौर्य युग का ग्रंथ मानना उचित होगा। क्यों? क्योंकि मौर्य काल के प्रारंभ में ये सब गणतंत्र अस्तित्व में थे, इसलिए अर्थशास्त्र को मौर्य युग का ग्रंथ मानना उचित होगा। साथियों ये आपका हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बुक का क्रम है साथियों 7वां। और साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। जो हमारी सेकंड यूनिट है, दूसरी यूनिट से हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो साथियों परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि समय बहुत कम है तो हम साथियों आपको अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें अब तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी बुक का क्रम 7 लेकिन हमारे वीडियो का क्रम है साथियों सेकंड। कौटिल्य के अनुसार राज्य के सप्तांग सिद्धांत की विवेचना कीजिए। साथियों ये आपका वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाएं। यदि आप बुक से पढ़ रहे हो या हमारे वीडियो में देख रहे हो तो इस क्वेश्चन को साथियों आप अच्छे पढ़ के जाएं, क्योंकि इस क्वेश्चन की आने की बहुत संभावना है। इसमें कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत हैं साथियों। इसमें आप हेडिंग को इस तरीके से रट लें, याद कर लें, स्मरण कर लें ताकि हम भूल ना पाए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। साथियों यदि आप एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लेते हो तो साथियों इस क्वेश्चन के लिए आपको 20 अंक मिलने वाले हैं। चलिए साथियों आप क्वेश्चन की हेडिंग पर ज़्यादा ध्यान दें, क्वेश्चनों की हेडिंग पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जैसे हम हेडिंग देख लेते हैं तो जो हमारे एग्जामिनर चेकर जो होते हैं वो उनका एक इंप्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है आपका क्वेश्चन की हेडिंग को देखकर। लेकिन हेडिंग हो उसी से रिलेटेड, जिस क्वेश्चन को आप कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन का आप उत्तर कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आपकी हेडिंग होनी चाहिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। और साथियों इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिया, यह क्वेश्चन में आना ही आना है। इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार देख लें और इसको याद कर लें। चलिए आगे देखते हैं साथियों, इसका उत्तर पढ़ते हैं। उत्तर, राज्य के सप्तांग सिद्धांत अथवा राज्य के अंग। पहला, कौटिल्य ने राज्य के 7 तत्व या अंग बताए हैं, अतः उनके द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत को राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है।
राज्य की जितनी विशद और क्रमबद्ध परिभाषा कौटिल्य ने प्रस्तुत की है उतनी किसी अन्य विचारक ने नहीं की है। कौटिल्य ही ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने सर्वप्रथम राज्य के 7 अंगों का पृथक पृथक विस्तृत स्पष्ट एवं क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत किया है। वस्तुत उनका यह सप्तांग विवेचन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की आधुनिक राजदर्शन के लिए महत्वपूर्ण देन है। कौटिल्य ने राज्य के इन 7 तत्वों अथवा अंगों को राज्य की 7 प्रकृतियां कहा है। उन्होंने इस प्रकृतियों को राज्य का अवयव माना है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की ये 7 प्रकृतियां या अंग राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। उनके अनुसार राज्य के ये 7 अंग निम्न प्रकार हैं। साथियों, जो ये 7 अंग हैं आप इनको याद जरूर कर लें। चलिए पहले अंग पर चलते हैं। किस पे? जो आपके अर्थशास्त्र हैं इसके कौटिल्य के हम पहले उस पर चलते हैं, सप्त अंग पर। स्वामी अथवा राजा। पहला साथियों, स्वामी अथवा राजा। कौटिल्य के अनुसार स्वामी अथवा राजा राज्य का सर्वप्रथम एवं अति आवश्यक तत्व है। कौटिल्य ने राजा को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है तथा वह राजा कौन? राजा राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका का मूर्त रूप है। कौटिल्य के अनुसार राजा का व्यक्तिगत आचरण उत्तम होना चाहिए, उसे संयमी, नैतिक व चरित्रवान भी होना चाहिए। उनके अनुसार राजा सद्गुण संपन्न एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए। राजा को धर्म, धीरु, दूरदर्शी, ज्ञानवान और शारीरिक बल से संपन्न होना चाहिए। कौटिल्य का यह भी मत है कि राजा योग्य तथा विद्वान होना चाहिए और उसे गुणवान लोगों की पहचान भी होनी चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राजा ज्ञानवान, तर्कशील, धैर्यवान तथा मृदुभाषी हो। उसे सेना का संचालन व युद्ध कौशल संबंध पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जो साथियों आपके युद्ध कौशल संबंधित उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। राजा को शस्त्र का ज्ञान होना चाहिए और उसमें विनय के साथ साथ समयानुकूल व्यवहार करने की योग्यता होनी चाहिए। उसे मित्र और शत्रु की परख होनी चाहिए तथा उसे चापलूस से दूर रहना चाहिए। जो चापलूस होते हैं उसे दूर रहना चाहिए। उसमें प्रजा के पालन पोषण और जो रक्षण है की क्षमता होनी चाहिए। उसमें राज्य के हित आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के उचित तथा अन्यायपूर्ण कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। साथियों, इसको आप 2 बार देख लें, 2 बार अपनी बुक में पढ़ लें या वीडियो देख लें। साथियों, इसको आप जरूर याद करें। इसके स्वामी अथवा राजा के जो सिद्धांत हैं, कौटिल्य के सिद्धांत हैं, सप्तंग सिद्धांत, उनको आपको जरूर याद करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं साथियों। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजा अनेक गुणों से संपन्न होना चाहिए क्योंकि वह शासन तंत्र की धुरी है। बीपी सिन्हा के शब्दों में यह स्पष्ट है कि कौटिल्य की प्राणी में राजा शासन तंत्र की धुरी है जो शासन के संचालन की गति प्रदान करने का कार्य करता है। और साथियों सेकंड देखते हैं, अमात्य अथवा मंत्री गण। अमात्य अथवा मंत्री गण। कौटिल्य के अनुसार राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व अमात्य है। अमात्य राजा को आवश्यक परामर्श देते हैं और शासन का संचालन करते हैं। कौटिल्य के अनुसार राजा को केवल निष्ठावान और योग्य व्यक्तियों को ही अमात्य नियुक्त करना चाहिए। राजा का शासन संबंधित वास्तविक संचालन अमात्यों के द्वारा ही होता है। अतः वे सभी प्रकार से योग्य तथा कार्यकुशल व्यक्ति होने चाहिए। राजा को अपने अयोग्य अनुचरों तथा संबंधियों को अमात्य नियुक्त नहीं करना चाहिए तथा अमात्यों की नियुक्ति सिफारिश के आधार पर भी नहीं की जानी चाहिए। अमात्यों को व्यवहारिक ज्ञान के होने के साथ साथ अपने अपने विभागों का विशेष एवं तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए। आवश्यक है कि तभी वे राजा
को उचित परामर्श दे सकते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, जनपद। कौटिल्य ने जनपद में राज्य के आधुनिक दो तत्वों भूमि अथवा प्रदेश तथा जनता को सम्मिलित किया गया है। क्या है? भूमि के संबंध में कौटिल्य का मत है कि भूमि इतनी अधिक उपजाऊ होनी चाहिए कि थोड़े से परिश्रम से अधिक उत्पन्न हो सके। साथियों ये कह रहे हैं कि भूमि उपजाऊ होनी चाहिए कि थोड़े से परिश्रम से अधिक उत्पन्न हो सके। भूमि कीचड़ रहित हो तथा पथरीली भी न हो और उसमें फसल उत्पादन के सभी गुण प्रचुर मात्रा में हो। भूमि पर पाई जाने वाली पर्वतमालाएं, नदियां तथा वन ऐसे होने चाहिए जो देश की समृद्धि में सहायक हो तथा संकट के समय देश की सुरक्षा व्यवस्था को दृढ़ बनाने के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। प्रदेश की जलवायु भी अच्छी और स्वास्थ्यवर्धक होनी चाहिए। भूमि खनिज संपदा से संपन्न होने वाली होनी चाहिए। कौटिल्य के अनुसार भूमि राज्य के अस्तित्व का भौतिक आधार है। कौटिल्य के अनुसार राज्य में जनता का बहुत महत्व होता है। उसके अनुसार जनता को आलस्य रहित होना चाहिए तथा उसे परिश्रम, विनयशील, सरल हृदय वाली, निष्ठावान तथा स्वाभिमानी होना चाहिए। उसके अनुसार किसानों एवं शूद्रों को उद्यमशील होना चाहिए तथा संपूर्ण जनता को बुद्धिमान तथा नैतिक आचरण से युक्त होना चाहिए। जनता को राज्य के करों का भुगतान स्वेच्छा से करना चाहिए तथा उसमें शासक की आज्ञा का पालन करने की भी स्वाभाविक प्रवृत्ति होनी चाहिए। आगे देखते हैं साथियों। कौटिल्य का यह भी मत है कि जनता इतनी और ऐसी होनी चाहिए कि वह प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग उचित ढंग से कर सके, परंतु जनता को प्राकृतिक संसाधनों में अनुचित हस्तक्षेप करके उन्हें अपने अधिकार में लेने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। डॉक्टर M.B. कृष्णा राव के अनुसार जंगलों और पहाड़ों के प्रति कौटिल्य के दृष्टिकोण से पता चलता है कि वे इस जगत की चेतना व अचेतन की सहज अवस्थाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप किए जाने का समर्थन नहीं करते। वे समरसताओं के पुनः स्थापन में लगे हों और गुण व परिमाण दोनों में प्रकृति माता से पोषित अन्य सब जीवों की अपेक्षा मनुष्य की श्रेष्ठता के लिए सिद्धांत के निर्देशन में लगे हों। चौथा, साथियों चौथे की तरफ चलते हैं। दुर्ग। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग भी राज्य का एक आवश्यक तत्व या अंग है। उनका विचार है कि दुर्ग राज्य की रक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक होता है तथा दुर्ग के द्वारा ही जनता की सुरक्षा संभव है। दुर्ग की उपयोगिता सुरक्षा के साथ साथ आक्रमण के लिए भी होती है। इस संबंध में कौटिल्य का मत है कि राज्य की सीमाओं पर चारों ओर दुर्ग बने होने चाहिए जिन्हें युद्ध आदि के समय देश की रक्षा के लिए उपयोग में लाया जा सके तथा जिनका आक्रमण के समय भी उपयोग किया जा सके। दुर्ग सुदृढ़ एवं शक्तिशाली होनी चाहिए तथा इनमें सेना के लिए पानी, भोजन तथा युद्ध सामग्री का उचित प्रबंध होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग चार प्रकार के होते हैं। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग चार प्रकार के होते हैं। साथियों देखते हैं कौन कौन से। पहला औद्योगिक दुर्ग। ऐसे दुर्ग चारों ओर पानी से घिरे होते हैं तथा टापुओं के समान होते हैं। सेकंड, धानवन दुर्ग। क्या? धानवन दुर्ग। ऐसे दुर्ग निर्जन मरुस्थलों में बनाए जाते हैं। तीसरा, वन दुर्ग। ये वनों के मध्यम भाग में बनाए जाते हैं। किसमें? वनों के मध्य भाग में बनाए जाते हैं। और चौथा, पर्वतीय दुर्ग। ऐसे दुर्गों का निर्माण पर्वत श्रेणियों के बीच में गुफाओं के रूप में किया जाता है। पांचवी तरफ चलते हैं साथियों।
साथियों कौटिल्य के अनुसार जो ये 4 दुर्ग हैं इनको आप याद कर लें। पहला औद्योगिक दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग और पर्वतीय दुर्ग। ठीक है साथियों, इनको आप याद कर लें इनकी हेडिंग को। चलिए 5वें की तरफ चलते हैं साथियों। 5वां कोष। कौटिल्य के अनुसार कोष भी राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। राज्य को अपने प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए कोष की आवश्यकता होती है। कौटिल्य का मत है कि राज्य का अपना एक सुस्थिर एवं अच्छा कोष होना चाहिए जो धन तथा बहुमूल्य धातुओं व मुद्राओं से भरा हुआ हो। राज्य की आय के स्थायी स्रोत होने चाहिए। राजा को कोष के लिए प्रजा से अन्न का 6वां भाग, व्यापार लाभ का 10वां भाग तथा पशु लाभ का 50वां भाग एवं सोना कर के रूप में लेना चाहिए। कौटिल्य ने राजा को परामर्श दिया कि राजकोष की वृद्धि के लिए राजा को अनुचित साधनों अथवा उपायों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनका यह भी मत है कि राजकोष की परिपूर्ति केवल धर्मपूर्वक अर्जित धन से ही करनी चाहिए। कौटिल्य के शब्दों में कोष धर्मपूर्वक एकत्र किया गया होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और वह मात्र में इतना अधिक हो कि उसके विपत्ति काल में भी दीर्घ समय तक निर्वहन हो सके। या कोई विपत्ति आ जाए तो उसमें भी लंबे समय तक चल सके वो। चलिए 6ठी की तरफ चलते हैं साथियों। 6ठा जो कौटिल्य के सप्तंग है उसके हम 5 अंक पढ़ लिए और ये 6ठा साथियों। इनको साथियों आप याद कर लें, 1 बार लिखें, 2 बार लिखें, 3 बार लिखें। जो सप्तंग है उनकी हेडिंग को 1 बार लिखें, 2 बार लिखें, 3 बार लिखें। उसके बाद 4 या 5 बार जैसे आप लिख लोगे तो अपने आप ही आपको ये स्मरण हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो साथियों आप 1-2 बार इसको लिख कर देख लें। 5वां कर दिया हमने। 6ठी की तरफ चलते हैं। दंड व्यवस्था को कौटिल्य ने राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व माना है। उसके अनुसार दंड केवल सजा ही नहीं है वरन इससे भी अधिक है। दंड से तात्पर्य उस संपूर्ण व्यवस्था से है जो सामाजिक जीवन का मूल्य आधार होती है तथा जिसे अस्त व्यस्त करने वालों को दंड की व्यवस्था करके रोका जाता है। डॉक्टर M.B. कृष्णराव के अनुसार कौटिल्य की यह मान्यता है कि दंडनीति से ही सब पुरुषार्थों का उद्गम है। दंड धारण करने वाला राजा धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष के जगत को जीवंत बनाए रखता है। दंड से कौटिल्य का तात्पर्य सेना से भी था। उनके अनुसार राज्य के लिए सेना परम आवश्यक है क्योंकि उसी से आंतरिक और बाह्य दोषों का दमन किया जाता है। उनका विचार है कि जिस राजा के अधीन देखते हैं साथियों क्या, जिस राजा के अधीन अनुशासित संगठित तथा अस्त्र शस्त्र को सुसज्जित विशाल सेना होती है उसके मित्र ही बने रहते हैं, साथ ही शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। कौटिल्य का मत है कि अनुशासनबद्ध, स्वामी भक्त तथा वीरता के गुणों से परिपूर्ण स्थायी सेना राज्य के अधीन होनी चाहिए कि कठिन से कठिन समय में भी निष्ठापूर्वक राज्य की सुरक्षा कर सके। सैनिक अस्त्र शस्त्र के प्रयोग से भली भांति, आगे देखते हैं साथियों, भली भांति प्रशिक्षित, वीर, स्वाभिमानी तथा राष्ट्र प्रेमी होने चाहिए। सेना के लिए क्षत्रिय वर्ग को सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं। उनका यह भी विचार है कि समय और आवश्यकता अनुसार वैश्यों और शूद्रों को भी सेना में लिया जा सकता है यदि उनमें वीर पुरुष उपलब्ध हो। कौटिल्य का यह भी मत है कि सैनिक को नियमित रूप से वेतन व अन्य सुविधाएं भी प्रदान करनी चाहिए जिससे वे संतुष्ट रहें और अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी तथा निष्ठापूर्वक कर सकें। 7वां साथियों, मित्र। कौटिल्य के अनुसार मित्र भी राज्य का एक आवश्यक तत्व अथवा अंग है। उसके अनुसार मित्र अथवा मित्र राज्यों का होना भी राज्य के अस्तित्व में एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इस संबंध में कौटिल्य का मत है कि मित्र वंश परंपरा से चले आने वाले राजा के हितैषी होने चाहिए तथा वे राजा और राज्य को अपने समझते हों।
वे ऐसे होने चाहिए जो शांति व युद्ध दोनों समय से ही राज्य व राजा के हित साधन में सहायक हो सकें। ये मित्र स्थायी होने चाहिए। आगे देखते हैं साथियों, स्थायी होने चाहिए। कौन से? ये मित्र स्थायी होने चाहिए। कौटिल्य ने इन 7 अंगों में राजा को विशेष महत्व दिया है तथा उसे समस्त शासन व्यवस्था की आधारशिला माना है। यूएल घोषाल के अनुसार कौटिल्य ने राजा को विशेष महत्व दिया है और वह राजा को पूरे शासन की आधारशिला मानता है। कौटिल्य इन 7 अंगों में स्वामी अथवा राजा को सर्वोच्च और अत्यधिक महत्व प्रदान करते हैं। वस्तुतः कौटिल्य का महत्व इस बात में है कि उन्होंने अपने सप्तांग सिद्धांत के द्वारा राजशास्त्र और राज्य नामक संस्था को अधिक लौकिक बनाया है तथा उन्हें धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया है। साथियों, ये आपके कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत हो गए, यानी कौटिल्य के 7 सिद्धांत। साथियों, ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। साथियों, आप इनको इम्पोर्टेंट समझ लें और इनको याद करके जाएं। मैं साथियों आपको बता रहा हूँ कि आप इसको याद करके जाएं। साथियों, इसका जो बुक का पेपर कोड है G170 है। G170 है। फर्स्ट बुक का पेपर कोड G170 है। G170। और साथियों, आपकी जो बुक है उसका नाम है राजनीतिक विचारधाराओं की परंपराएं। क्या? राजनीतिक विचारधाराओं की परंपराएं। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करें आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको देख सकें। साथियों, हम आपको बता दें, हम MA पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट ईयर के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। साथियों, हम नेक्स्ट वीडियो सेकंड यूनिट की बनाने वाले हैं। किसकी? सेकंड यूनिट की, जिसमें हम साथियों आपको केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। साथियों, हमारे पास अभी फिलहाल इतना टाइम नहीं, हमारा एग्जाम करीब आ गया है तो आपको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। साथियों, आप इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाती हैं, आप हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आप देख सकते हैं। चलिए साथियों, यहीं तक। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।